हेलो एवरीवन, माई सेल्फ इज सुबोध कुमार। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आज हम लोग ज्योग्राफी में एक नया चैप्टर 6 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर में क्या इसको देखने जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग इंट्रोडक्टरी पार्ट को देखें। मैन्युफैक्चरिंग, व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग। तो यहाँ सबसे पहला क्वेश्चन उठता है कि मैन्युफैक्चरिंग क्या है। तो मैन्युफैक्चरिंग की बात आते ही आपके मन में सडनली यह हंट करता होगा कि शायद यहाँ पर कुछ चीज हम तैयार करने जा रहे हैं, कुछ बनाएंगे, किसी न किसी चीज का प्रोडक्शन होगा। तो प्रोडक्शन की जब बात आ रही है तो प्रोडक्शन, अगर हम प्रोडक्शन करते हैं तो किसी न किसी कंपोनेंट की मदद से करते हैं। तो यहाँ पर जो हम प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स हमारे लिए रॉ मटेरियल चाहिए, मशीन्स चाहिए। तो जब तक रॉ मटेरियल नहीं होगा तब तक हम किसी भी चीज को एक नए फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो इन जनरल वर्ड्स अगर हम देखें तो टू मेक समथिंग इन लार्ज क्वांटिटी यूजिंग मशीन, टू मेक समथिंग, हमें कुछ तैयार करना है, हमें कुछ बनाना है। क्या बनाना है, कैसे बनाना है, किसकी सहायता से बनाना है। तो यहां पर हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि रॉ मटेरियल, इसके बाद मशीन्स, टूल्स। तो बाय प्रोसेसिंग, यहां पर हम प्रोसेसिंग करते हैं जो रॉ मटेरियल जो हम प्राइमरी सेक्टर से हम एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, प्राइमरी सेक्टर से लाते हैं, उस रॉ मटेरियल को हम प्रोसेसिंग करते हैं। और प्रोसेसिंग करने के बाद हमारे पास फाइनल गुड्स तैयार होता है, जो फाइनल गुड्स हम मार्केट में ले जाते हैं और वहां से हम परचेज करते हैं, जो हमारे रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। तो इसी को हम कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, दिस इज द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। वंस अगेन आप देखो, रॉ मटेरियल यानी हम कुछ बनाने जा रहे हैं, कुछ तैयार कर रहे हैं, कुछ प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो प्रोडक्शन करने के लिए हमको क्या चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए। उसके बाद क्या होगा, प्रोसेसिंग। देन हम उसको प्रोसेसिंग में ले जाएंगे, मशीन के द्वारा उसका प्रोसेसिंग किया जाएगा और उसके बाद हमें आउटपुट मिलेगा। वह आउटपुट क्या होगा, हमारा फाइनल गुड्स, जो वैल्यूएबल गुड्स होगा, यानी उस गुड्स की जो मात्रा है, जो महत्व है, वह बढ़ जाती है। अब इसको हम एक ग्राफ के द्वारा देखें तो आप यहाँ देख रहे हो शुगर केन, जिसको हम प्राइमरी सेक्टर से प्राप्त करते हैं। इसके बाद इस शुगर केन को हम फैक्ट्री में लाते हैं जहाँ पर प्रोसेसिंग होती है और प्रोसेसिंग के बाद हमारा जो आउटपुट आता है, हमारा जो रिजल्ट होता है, वो शुगर के रूप में होता है, यानी चीनी के रूप में होता है। तो आप इस तरह से देख रहे हो कि किसी भी चीज को तैयार करने के लिए हमें रॉ मटेरियल की जरूरत होती है और जब हमारे पास रॉ मटेरियल आता है तब उसको हम फैक्ट्री ले जाते हैं, इंडस्ट्रीज में ले जाते हैं जहां पर प्रोसेसिंग की जाती है और देन आफ्टर हमारे पास फाइनल गुड्स तैयार होता है, हमको फाइनल गुड्स मिलता है जो हमारे रिक्वायरमेंट को पूरा करता है और साथ ही साथ उस वस्तु के वैल्यू को बढ़ा देता है। तो इसको हम कहेंगे मैन्युफैक्चरिंग। अगर हम डेफिनेशन की ओर चले तो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल टू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स। यहाँ पर क्या है, वंस अगेन, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज, यानी हम किसी भी वस्तु का उत्पादन ज्यादा से ज्यादा मात्रा में कर रहे हैं। आफ्टर प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग के बाद, फ्रॉम रॉ मटेरियल टू मोर वैल्यूएबल गुड्स, उस रॉ मटेरियल जिसके द्वारा हमने उस वस्तु को तैयार किया या एक नए फॉर्म में प्रोडक्शन किया, जिसका मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट, जिसका वैल्यू बढ़ जाता है, यानी उसकी जो कीमत है वो बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल वुड्स, लकड़ियां हम फॉरेस्ट से लाते हैं। तो जिस समय हम फॉरेस्ट से लाते हैं उस समय उसकी वैल्यू कुछ नहीं होती है, लेकिन जब उस लकड़ियों को हम फैक्ट्री में ले जाते हैं और फैक्ट्री में ले जाने के बाद मशीन की सहायता से हम एक नए फॉर्म में उसको ट्रांसफर करते हैं,
यानी हम उसको एक नए फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो वो जो नया फॉर्म है, लाइक अगर हमने फर्नीचर बनाया, टेबल बनाया, कुर्सी बनाया, तो यहाँ पर आप देखोगे कि इनिशियल स्टेज में जो मैंने लकड़ियाँ प्राप्त की थी, कहाँ से प्राप्त की थी? फॉरेस्ट से। उस समय उसका वैल्यू उतना नहीं था, लेकिन जैसे ही वह फैक्ट्री में आता है और फैक्ट्री में आने के बाद जब हम मशीन की सहायता से, टूल्स की सहायता से हम उसको एक नए फॉर्म में कन्वर्ट किए, वह फॉर्म क्या था? मेरा चेयर। और जैसे ही वह चेयर मार्केट में जाता है, उस लकड़ी का वैल्यू बढ़ जाता है। और आप देखोगे वह कुर्सी, जो चेयर, जिस चेयर की हम बात कर रहे हैं, जिसको हमने बनाया, वह चेयर की कीमत आज मान लीजिए 500 रुपीज। तो जिस समय हमने लकड़ियां प्राप्त की थी, उस समय उस लकड़ी की कीमत कुछ भी नहीं थी, लेकिन आज जैसे ही हमने उस लकड़ी की मदद से हमने चेयर बनाया, तो इसके वैल्यू बढ़ गई। तो इसी को हम कहेंगे मैन्युफैक्चरिंग। अब आता है मेरा इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, यानी मैन्युफैक्चरिंग का इंपॉर्टेंस क्या है, आखिर ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। तो अब हम लोग इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग को देखेंगे। तो सबसे पहला आता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज ए कंसीडर द बैकबोन ऑफ डेवलपमेंट, यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को किसी भी कंट्री का बैकबोन माना जाता है। तो आप जानते हो किसी भी देश की इकोनॉमी अगर बूस्टअप हुई है, अगर उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ है, अगर उसमें डेवलपमेंट हुआ है, तो उसका मेनली 2 फैक्टर होता है। वो क्या है? एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। अगर आपका एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप है, तो दैट मीन्स आपका इकोनॉमी भी डेवलप होगा। तो यानी मैन्युफैक्चरिंग ये हमारा बैकबोन है, ये हमारी रीढ़ की हड्डी है। अगर यह डेवलप नहीं होगा तो निश्चित तौर पे हमारा इकोनॉमी डेवलप नहीं हो सकता है, और जब इकोनॉमी डेवलप नहीं होगा तो निश्चित तौर पे हमारा जीडीपी इम्प्रूव नहीं कर सकता, और जब जीडीपी इम्प्रूव नहीं करेगा, जीडीपी में ग्रोथ नहीं होगा, तो निश्चित तौर पे हमारे देश की जो स्थिति, जो कंडीशन है, वह पॉवर्टी के लमसम में आएगी, यानी हमारे देश में पॉवर्टी दिखलाई पड़ेगी। तो हम कह सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज कंसीडर द बैकबोन ऑफ द कंट्री और डेवलपमेंट। तो हम जैसे जैसे विकास करेंगे, जैसे जैसे डेवलप्ड होंगे, हम हमारा जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, हमारा कंट्री भी डेवलप होगा। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करें, दिस इज द बैकबोन, यही तो हमारा बैकबोन है। तो हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रहे हैं, और जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, वैसे हमारे देश की इकोनॉमी भी डेवलप हो रही है। नेक्स्ट आते हैं हम, इट रिड्यूस द हैवी डिपेंडेंस ऑफ पीपुल ऑन एग्रीकल्चर इनकम बाय प्रोवाइडिंग जॉब। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो? यहाँ पर हम मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं। तो अगर आप इंडस्ट्रीज को डेवलप कर रहे हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज लगा रहे हो, तो निश्चित तौर पे जो एग्रीकल्चर के ऊपर बर्डन है, जो बोझ है, उसमें कमी आएगी। तो यहाँ पर हम एक अलग सेक्टर की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम सेकेंडरी सेक्टर की बात कर रहे हैं। सेकेंडरी सेक्टर जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर कहलाता है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कहलाता है। यहाँ पर हम रॉ मटेरियल की मदद से एक नए गुड्स को तैयार करते हैं, एक नए रूप में तैयार करते हैं, जो हमारा फाइनल गुड्स होता है। तो यहाँ पे ये कह रहा है, इट रिड्यूसेस द हैवी डिपेंडेंस, जो हमारे एग्रीकल्चर पर ज्यादा से ज्यादा बर्डन है। किसका बर्डन है? हमारा बर्डन। आपको मालूम है कि 70% जो लोग हैं आज के डेट में, अगर आज के डेट में बात कर रहे हैं, तो 67% ऐसे लोग हैं जो एग्रीकल्चर पर डिपेंड हैं। अगर हम एग्रीकल्चर पर डिपेंड हैं, डेट मीन्स हम साल भर एग्रीकल्चर के लिए बोझ हैं, और ये जो बर्डन है वह दिनों दिन हमारे देश के लिए भी एक बोझ ही के रूप में माना जाता है। लेकिन जब इंडस्ट्री आती है, तो ये जो बोझ है, ये जो बर्डन है, वह धीरे धीरे उसमें कमी आती है। कमी कैसे आएगी? आपको मालूम है कि हम साल में 6 महीना खेती करते हैं, और 6 महीना रेस्ट आइडियल हो जाते हैं। तो ये 6 महीना जो 6 मंथ है, इस 6 मंथ में हम एक नए सेक्टर की ओर मूव करते हैं, जो हमारा सेकेंडरी सेक्टर है।
और उस सेकेंडरी सेक्टर में जब हम जाते हैं तो वहाँ पर कुछ ना कुछ जॉब मिलती है। तो ये भी एक फैक्टर है जो हमारे बर्डन को कम करता है, रिड्यूस करता है। नंबर 2, अब सपोज मान लिया जाए ए नाम का व्यक्ति वह खेती करता है, वह पोटैटो की खेती करता है और ज़्यादा से ज़्यादा वह प्रोडक्शन भी करता है, उत्पादन करता है। जब उसके पास ज़्यादा पोटैटो जाती है तो वह अपने खाने के लिए तो रखता ही रखता है, और जो सरप्लस आइटम है वह उसको मार्केट में बेचता है और उससे वह अर्निंग करता है। लेकिन इस समय वह ज़्यादा से ज़्यादा वह कमाई करना चाहता है, अर्निंग करना चाहता है, लेकिन उसके पास वैसी फैसिलिटीज नहीं है। तब वो सोचता है कि क्यों ना कुछ दूसरा काम किया जाए। तो वह काम क्या करेगा, चूंकि वह तो पोटैटोज का प्रोडक्शन करता, उत्पादन करता है, तो उसने सोचा क्यों ना एक छोटी सी फैक्ट्री लगाई जाए जिसमें हम इस पोटैटो के द्वारा हम पोटैटो चिप्स बनाएं और उसको हम मार्केट में बेचें। तो पोटैटो चिप्स की जब हम बात कर रहे हैं और एक छोटे से प्लेस जहां पर कुछ मशीन उनके द्वारा परचेज किया गया, तो उस मशीन के द्वारा उन्होंने इस आलू यानी पोटैटोज के द्वारा उन्होंने पोटैटो चिप्स बनाया और फिर उसको उन्होंने मार्केट में बेचना शुरू किया। तो आप देखोगे इधर एक और तो वह खेत में वह काम कर रहे हैं, आलू का उत्पादन कर रहे हैं, दूसरी ओर उसी आलू के द्वारा वह एक छोटी सी फैक्ट्री को सेटअप किए जिसमें उन्होंने 10-20 जो इंडिविजुअल व्यक्ति जो आदमी थे उनको उन्होंने एम्प्लॉयड पे रखा, उनको नौकरी दी और उनके द्वारा वह चिप्स बनाने का काम करने लगे। तो आप यहाँ देख रहे हो कि कुछ ऐसे व्यक्ति थे जो पहले कृषि पे यानी खेतों पे आश्रित थे, लेकिन उन्हीं लोगों में से उन्होंने कुछ लोगों को रोजगार दे दिया अपने यहाँ, किस लिए, पोटैटो चिप्स बनाने के लिए। तो यहाँ पर आप देखें, क्या देखें कि जो बोझ, जो बर्डन, यानी सपोज मान लिया जाए 10 आदमी जो खेत पे पहले से डिपेंडेंट थे, उन 10 आदमी में से 5 आदमी को उन्होंने जॉब अपने फैक्ट्रीज में दे दिया। तो कम से कम 5 आदमी जो खेतों पे एक बोझ के समान देखे जाते थे उसमें तो कमी आ गई, और वह कमी कहाँ पूरी हुई, उनके फैक्ट्रीज में जहाँ पोटैटो चिप्स बनाई जाती थी। तो इस तरह से आपने देखा कि ये जो आपका मैन्युफैक्चरिंग है, इंडस्ट्रीज है, वह एग्रीकल्चर के ऊपर जो बर्डन है, जो बोझ है, उसको वह कम करती है और साथ ही साथ हमारे इकोनॉमी को भी बूस्टअप करने में मदद करती है। चलिए नेक्स्ट आता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज ए प्री कंडीशन ऑफ इरिडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी। यानी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात हो रही है। यानी इसके पहले भी मैंने बताया था आपको कि जैसे जैसे इंडस्ट्री सेटअप होगा वैसे वैसे लोगों को रोजगार मिलेगा, और जब लोगों को रोजगार मिलेगा तो निश्चित तौर पे देश के अंदर जो भी बेरोजगारी की समस्याएं हैं उसमें कमी आएगी। यानी इसके पहले क्या था, इंडस्ट्रीज थी, लोग वर्क भी करते थे, उनके पास जॉब भी था, लेकिन बहुत ऐसे लोग थे जो अनएम्प्लॉयड थे, उनके लिए कोई काम नहीं था। क्यों नहीं काम था, क्योंकि जो इंडस्ट्रीज की संख्या होनी चाहिए वो संख्या कम थी। तो अगर हम ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री सेटअप करते हैं तो वैसे लोग जो बेरोजगार हैं, जो रोड पे घूमते हैं, जिनके पास कोई जॉब नहीं है, कोई अर्निंग नहीं है, तो उन लोगों को जॉब मिलेगा, और जब वो जॉब करेंगे तो निश्चित रूप से उनको सैलरी भी मिलेगी, वेतन भी मिलेगा, और जब वो उनके पास अर्निंग आ जाएगी, वेतन आएगी, तो निश्चित तौर पे उनका जो अपना कंडीशंस है, लाइफ स्टाइल्स है, उसमें भी परिवर्तन आएगा। वह कुछ ना कुछ पैसे को मार्केट में भी इन्वेस्ट करेंगे, और जब मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे तो उससे फायदा पर्सनली उन व्यक्ति को तो है जो जॉब कर रहे हैं, और साथ ही साथ हमारे कंट्री को भी उससे बेनिफिट है। उससे उनको राजस्व टैक्स मिल जाता है, रेवेन्यू मिल जाता है, तो दोनों तरफ फायदा है। लेकिन पर्सनली अगर हम
एक हैंड को देखते हैं तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज ए प्री कंडीशन ऑफ एडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी। तो पॉवर्टी, जिस गरीबी की हम बात कर रहे हैं, वह गरीबी जब हमारे पास कोई अर्निंग नहीं था, कोई कमाई नहीं थी, लेकिन जैसे ही हमको जॉब लगा, जॉब मिला। जॉब कब मिला? जब इंडस्ट्री सेटअप हुई, बड़ी इंडस्ट्री सेटअप हुई, जब वहां पर मजदूरों का डिमांड हुआ, तो हम एज ए लेबर के रूप में या हमारे पास जो क्वालिफिकेशन था उसके अनुसार हमको उस फैक्ट्रीज में जॉब मिल गया। और इस तरह से आप देखोगे कि जो हमारा पहले का रहन सहन था, जो नीचे था, हम भरपेट भोजन नहीं कर पा रहे थे, हम पॉवर्टी लाइन के नीचे जी रहे थे। लेकिन आज के डेट में जब हमारी अच्छी खासी नौकरी हुई, अच्छी खासी वेतन मिलने लगे, सैलरी मिलने लगी, तो हमारा लाइफ स्टाइल भी चेंज हो गया। आज हम भरपेट भोजन करने लगे, आज हम ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करने लगे। तो इससे फायदा क्या हुआ? हमको फायदा हुआ। हमारे बच्चे अब अच्छे स्कूलों में पढ़ने लगे, उनको अच्छे भोजन मिलने लगे, और साथ ही साथ हमारा जो इकोनॉमी था वो भी धीरे धीरे डेवलप होता गया। कैसे? जब हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, जब मार्केट में जा रहे हैं, तो हम वहां पर इन्वेस्ट करेंगे, और उस इन्वेस्ट से हमारे गवर्नमेंट को निश्चित रूप से रेवेन्यू मिलता है, और उस रेवेन्यू से हमारा इकोनॉमी डेवलप होता है। तो यहाँ पर दो चीज आपको देखने को मिल रही है। जहां बेरोजगारी की समस्या थी, अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या थी, वो भी सॉल्व हो रही है, और साथ ही साथ जो लोगों की पैनिक कंडीशन था, पॉवर्टी कंडीशन था, उसमें भी रिड्यूसिंग देखने को मिलती है। अब लोगों का जो रहन सहन था, लाइफ स्टाइल था, उसमें भी चेंजिंग आ रही है। तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री 100% वह पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करने में सक्षम है, सक्षम होती। नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है एक्सपोर्ट ब्रिंग इन मच नीड फॉरेन एक्सचेंज। एक्सपोर्ट, आप जितना ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करोगे, आपके पास उतना ज्यादा से ज्यादा फॉरेन करेंसी आएगी। तो फॉरेन करेंसी हमारी जरूरत है, हमारी नीड्स है, और इस फॉरेन करेंसी को प्राप्त करने के लिए, पाने के लिए हम ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करने की कोशिश करते हैं। हम जितना ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे, उतना ज्यादा हम दूसरे देशों में अपने सामानों को एक्सपोर्ट करेंगे, और जब हम एक्सपोर्ट करेंगे तो वहां का जो करेंसी है वह उस रूप में, यानी विदेशी मुद्रा के रूप में, वह हमारे देश में आएगी। तो आपको यहां देखना है कि फॉरेन करेंसी जो हमारी जरूरत थी, उसका इंपॉर्टेंस क्या है। अगर हम फॉरेन करेंसी की बात कर रहे हैं तो इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस हमारे इकोनॉमिक डिफिसिट में देखने को मिलता है। तो जिस समय अगर हमारे देश में इकोनॉमिक डिफिसिट आ गई या हो गई, उस कंडीशन में अगर हमारे पास फॉरेन करेंसी होगा, विदेशी मुद्राएं होगी, तो निश्चित तौर पे हम इस इकोनॉमिक डिफिसिट से लड़ सकते हैं। हम अपने देश की आर्थिक जो ग्रोथ है उसको हम एक पैरेलल पे रख सकते हैं। हम उस करेंसी के माध्यम से मार्केट में हम कमोडिटीज को कम होने नहीं देंगे। जितना मार्केट में वह सामान फ्लो करेगा, जितना सामान मार्केट में रहेगा, वहां पर कॉस्ट, जो उसकी जो कीमत है, उसमें वृद्धि नहीं हो सकती। जब कॉस्ट में वृद्धि नहीं होगी तो निश्चित तौर पे हर आदमी, हर एक आम पब्लिक उसको आसानी से अफोर्ड कर सकता है। या कैसे होगा? ड्यू टू फॉरेन करेंसी। तो यहाँ पर हमारे लिए फॉरेन करेंसी की आवश्यकता पड़ती है, हमारी जरूरत है, और उस जरूरत को पूरा करने के लिए हमको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। और यह एक्सपोर्ट तभी होगा जब हम ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग करें, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करें, और उस प्रोडक्शन को हम बाहर के देशों में भेजें। नेक्स्ट आता है मेरा मैन्युफैक्चरिंग प्रोवाइड हायर वैल्यू ऑफ गुड्स टू ए कंट्री। अब आप जितना ज्यादा प्रोडक्ट, आप जो प्रोडक्शन कर रहे हो, जो आप बना रहे हो, तो उस वस्तु की जो कीमत जो पहले थी, आज के डेट में वह जब मार्केट में जाती है
तो उसकी कीमत बढ़ जाती है, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। सपोज वो कल के डेट में 10 रुपये मिल, मान लिया जाए, इसको हम ऐसे लेके चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए नाम का व्यक्ति आपने पहले देखा था कि वह अपने खेतों में पोटैटोज का उत्पादन करता था। फिर उसने सोचा कि क्यों ना हम पोटैटोज चिप्स बनाएं और उसको मार्केट में बेचें, तो उससे भी कमाई हो सकती है, इससे भी कमाई हो सकती है। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं हायर वैल्यू ऑफ गुड्स का, तो यहाँ पर एक बात आती है। तो अगर मान लिया जाए हम जो भी चीज़ बना रहे हैं उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे, पहली बात तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे। और सपोज कल के डेट में हम आलू जो पोटैटोज है वो फ्रांस भेज रहे थे एज ए रॉ मटेरियल के रूप में, एज ए रॉ मटेरियल। आप ऐसे समझो इसको, ए नाम का व्यक्ति जो पोटैटो का उत्पादन करता था, प्रोडक्शन करता था, अब वह एज ए रॉ मटेरियल के रूप में वह फ्रांस भेजता था। और फ्रांस में जाने के बाद उसी पोटैटोज के द्वारा वह पोटैटो चिप्स बनाता था और फिर वह हमारे कंट्री को भेज देता था। तो स्टार्टिंग में मान लिया जाए अगर उस पोटैटो चिप जो हम रॉ मटेरियल भेज रहे हैं, यहाँ पर कॉस्ट पड़ रहा है, चूंकि वह हमसे रॉ मटेरियल खरीद रहा है, यानी फ्रांस जो है वह एज ए रॉ मटेरियल के रूप में पोटैटो खरीदता है, जिसकी कीमत मान लिया जाए 100 रुपया है। और उसी रॉ मटेरियल के द्वारा जब वह पोटैटो चिप्स बनाकर अपने देशों से वह हमारे देश में भेजता है, तो उसकी कीमत हो जाती है 300 रुपया। तो आप समझ सकते हो कि हमारा ही चीज और वह हमारे ही घर में वापस आया। अगर इनिशियली स्टेज में अगर आप देखोगे तो उसने हमसे 100 रुपये में पोटैटो खरीदा, लेकिन उस पोटैटो के द्वारा उसने पोटैटो चिप्स बनाया और फिर वह हमारे देश में भेज दिया, जहां पर हम उसका यूज कर रहे हैं, हम उसको परचेज करते हैं। तो फायदा किसको हुआ? फ्रांस को हुआ, न कि हमको हुआ। तो ऐसे कंडीशन में अगर आप इस पोटैटो चिप्स को जो फ्रांस भेजते थे, आप न भेजकर अपने घर में ही, अपने देश में ही आप पोटैटो चिप्स बनाइए और फिर उस पोटैटो चिप्स को आप मार्केट में सेल कीजिए, तो जो उसकी कॉस्ट जो 300 रुपया फ्रांस हमसे ले रहा था, वह 300 रुपया आपको मिल जाएगा। तो इससे बेनिफिट किसको हुआ? बेनिफिट हमारे देश को हुआ। हमारे देश को ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू मिला, और जब ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू मिला तो निश्चित तौर पे हमारा इकोनॉमी बूस्टअप हुआ, हमारा देश प्रॉस्पर होगा और उसके साथ साथ हम भी प्रॉस्पर होंगे, क्योंकि हम तो सेल कर रहे हैं तो हमको भी तो प्रॉफिट मिलना चाहिए, तो हमको भी प्रॉफिट मिल रही है। तो आपने देखा ये सारी चीज़ें जिसके द्वारा हम कह सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग एक ऐसा इंडस्ट्रीज है जो हमारे कंट्री को, हमारे इकोनॉमी को, हमारे देश को वह बूस्टअप करता है, हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ को वह ऊपर उठाता है, हमारे जीडीपी को वह ऊपर उठाता है। और जब हमारा जीडीपी, हमारा इकोनॉमी 100% जब बूस्टअप होगा, इम्प्रूव होगा, डेवलप होगा, तो हमारी जो लाइफ स्टाइल है, एक इंडिविजुअल व्यक्ति की जो लाइफ स्टाइल है वह भी इम्प्रूव करेगी। और जब एक इंडिविजुअल व्यक्ति की लाइफ स्टाइल इम्प्रूव करेगी तो निश्चित तौर पे देश भी इम्प्रूव होगा। तो ये था मेरा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। आई होप आप ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक दूसरे टॉपिक पे मिलते हैं। ओके, बाय।